हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम अपनी टेस्ट सीरीज को आगे आज बढ़ाएंगे और आज हम चर्चा करेंगे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। उनका एनालिसिस समझेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से कहां से आते हैं। इस प्रकार से इस चैनल के माध्यम से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े इससे और इसका फ़ायदा उठाएं, जिससे सीटेट वो क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें जो लेक्चर्स आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाए जाते हैं, जो भी टॉपिक सीटेट में पूछे जाते हैं, वो सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे। अभी फ़िलहाल लगभग 30 से 35 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं लेक्चर्स के और 15 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं जो अनवरत अभी जारी है। तो उसमें 5000 प्लस MCQs का टारगेट है और जब ये कंप्लीट हो जाएगी लगभग 15 जून तक, तो आप पाएंगे कि जो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा उसमें एक भी क्वेश्चन इनके बाहर नहीं जाएंगे आपके। इसलिए आप सतत अभ्यास करते रहिए और जुड़े रहें। आपको कंटेंट खोजने की या कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो कंटेंट मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है वह एकदम ऑथराइज्ड है, एकदम केंद्र द्वारा एनसीईआरटी का ही सब कुछ आता है और वही सर्वमान्य है। क्योंकि और कोई बुक भी सर्वमान्य नहीं है। यदि कोर्ट केस के जरिए से देखें तो सिर्फ एनसीईआरटी ही सर्वमान्य है और एनसीईआरटी के अलावा वो कुछ भी नहीं पूछता। तो 60 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आएंगे। SST पेपर 2 हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। 30 क्वेश्चन आप सीडीपी के तैयार रखें। ये जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है आपको, इसके बाहर नहीं आएंगे। इसलिए आप लोगों को बार बार यही फोर्स किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, टेस्ट सीरीज लगाएं और लेक्चर्स को एक बार ज़रूर देखें। वो आपके किसी भी स्टेट के जब टीचर्स का एग्ज़ाम आएगा मेन, उसमें भी काम आएंगे। इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम अपनी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरू करते हैं। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 30। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनेंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन में जो बताया गया है कि कोई विद्यार्थी है तो क्या है, पुरस्कार पाने की इच्छा से वह बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जो कि प्रयोग व नियोजन मतलब करके दिखाता है या पार्टिसिपेट करता है। कोई भी फंक्शन हो स्कूलों में जैसे होता है, तो पुरस्कार पाने की इच्छा से उनमें वह पार्टिसिपेट करता है, अर्थात नियोजन एवं संचालन करता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि स्टार या बैज प्राप्त कर लेना, कि स्टार दिया जाता है आपको। तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होगी। तो अब हम समझते हैं इसके ऑप्शन से। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर 2 है, अधिगम के प्रति भौतिकतावादी अभिवृत्ति का विकास। ऑप्शन नंबर 3 है, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 4 है, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा या किसकी स्थिति या संभावना उत्पन्न होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। भौतिकवादी से यहाँ मतलब या अर्थ है उसका, आप सुख सुविधा चाहते हैं। जितने भी हम सुख सुविधाएं चाहते हैं उसको भौतिक जीवन बोलते हैं। तो इसीलिए वो भौतिकतावादी अभिवृत्ति के विकास के लिए क्या करता है, हर बार पार्टिसिपेट करता है
और बैज या मेडल पाने की कोशिश करता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है? तो संज्ञान और संवेग दोनों के बीच में संबंध पूछा है कि किस प्रकार का संबंध होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है द्विदिशीय, उसके सामने है दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 2 है एक दूसरे से स्वतंत्र, उसके सामने कुछ नहीं दिया गया। फिर है ऑप्शन नंबर 3 एक दिशीय, उसके सामने दिया गया है संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है एक दिशीय, उसके सामने है संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। तो इसमें आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन में है संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। एक दिशीय, संज्ञान एवं संवेग के मध्य एक दिशीय संबंध होगा, जिसका अर्थ होगा संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? यहाँ चर्चा है अधिगम की, अर्थात अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें पूछा गया है, 4 दिए गए हैं, फिर उसके बाद कूट दिए गए हैं। तो चारों पहले देख लेते हैं। फर्स्ट है विद्यार्थी की अभिरुचि, सेकंड है विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, थर्ड है शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, फोर्थ है शिक्षार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। अब कूट देख लेते हैं। कूट में दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में है 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 2 है 1 और 2। ऑप्शन नंबर 3 है 2 और 3। ऑप्शन नंबर 4 है 1, 2 और 3। तो इसमें बताना है आपको कि इनमें से कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, यह सभी प्रभावित करने के कारक हैं। तो इस प्रकार अधिगम को प्रभावित करने के ये सभी कारक हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का पहलू। ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है उद्दीपन डैश प्रतिक्रिया संबंध। ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक डैश पारस्परिक क्रियाएं। ऑप्शन नंबर 3 है लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। ऑप्शन नंबर 4 है पुरस्कार एवं दंड। अब आपको बताना है कि ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू कौन सा होगा इनमें से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, अर्थात समाज के मध्य में जितनी भी अंतर क्रियाएं होगी, पारस्परिक क्रियाएं होगी, वे सभी ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? अब यहाँ क्वेश्चन बाल्यावस्था की अवधारणा से पूछा गया है। तो आपको बताना है
बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। ऑप्शन नंबर 3 है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर 4 है यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। तो आपको बताना है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर है। तो जो बाल्यावस्था है उसके बारे में थोड़ा जान लें आप कि ये शैशवावस्था के बाद की अवस्था होती है बाल्यावस्था, अर्थात जन्म के बाद की दूसरी अवस्था यह कही जाती है। इसको भी आप याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म के बाद की दूसरी अवस्था कौन सी है, तो वह है बाल्यावस्था। और इसी प्रक्रिया में विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूपता पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर 2 सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। बाल्यावस्था में भी कई अवस्थाएं होती हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इस प्रकार तीनों अवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे इसका आंसर। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। मध्य बाल्यावस्था की विशेषता पूछा है, तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। ऑप्शन नंबर 2 है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। ऑप्शन नंबर 3 है अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ मध्य बाल्यावस्था पूछा है, अर्थात प्रारंभिक के बाद की जो अवस्था होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही आंसर होगा, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मूर्त का यहाँ मतलब है किसी वस्तु को देख करके बच्चा बता सकता है। यदि आप घोड़े का चित्र दिखाते हैं तो बता देगा कि इसके 4 पैर हैं, यह घोड़ा है, यह दौड़ेगा, तेज दौड़ता है। इस प्रकार से वह तार्किकता उसके बारे में बता देगा। जबकि यदि प्रारंभिक में रहेगा तो वह 4 पैर वाले को एक ही जानवर समझेगा, जिसकी पहचान होगी सबको वही बोलेगा। तो इसलिए मध्य बाल्यावस्था की ये विशेषता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें 2-3 अवस्थाएं होती हैं, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। कभी कभार इनके वर्ष भी पूछ देता है, तो इनको आप याद रखेंगे। बाल्यावस्था की आयु जो है वह 6 से 12 वर्ष की मानी जाती है, ऐसा CDP में दिया गया है। 2nd सेमेस्टर में जो लगती है आपकी बुक, 1st सेम में भी एक लगती है, उसमें दिया गया है ये सब। और पूर्व बाल्यावस्था कम मानी जाती है। अभी बाल्यावस्था की आयु टोटल 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। अब इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो उनको आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था उसको मानते हैं 6 से 8 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था 8 से 10 वर्ष एवं उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष। तो ये 6 से 12 के बीच में तीनों अवस्थाएं हो जाती हैं, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये कई बार पूछा गया है एग्जामों में। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की। अब इसमें दिया गया है ऑप्शन परिवार एवं पास पड़ोस के बच्चों के सामाजिकरण की। अब इसमें बताना है कि क्या क्या है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 द्वितीयक एजेंसियां हैं।
ऑप्शन नंबर 2 है मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। ऑप्शन नंबर 3 है प्राथमिक एजेंसियां हैं। ऑप्शन नंबर 4 है मध्य एजेंसियां हैं। तो परिवार एवं आस पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की कैसी एजेंसियां हैं या कैसे घटक हैं? ऑप्शन आपने देख लिया कि द्वितीयक एजेंसियां हैं, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं और मध्य एजेंसियां, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। ये सभी परिवार एवं आस पड़ोस उसकी प्राथमिक इकाइयां या प्राथमिक एजेंसियां मानी जाती हैं, जिसको वो माता के बाद सबसे पहले उन्हीं के संपर्क में आता है, उसके बाद विद्यालय आता है द्वितीय में। तो इसको आप याद रखेंगे कि ये क्या है, प्राथमिक एजेंसी है या प्राथमिक इकाई, अर्थात वह सामाजिकरण की प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। रीति रिवाज गतिविधियाँ सब कुछ यहीं समाज में ही रहकर वह आस पड़ोस से सीखता है और स्वयं प्रभावित होता है और दूसरों को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसमें बताता है, मनोवैज्ञानिक का नाम है वाइगोत्स्की। उनके अनुसार जब एक वयस्क बच्चा निष्पादन के वर्तमान स्तर को क्या करता है, सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है अंतः व्यक्तिनिष्ठता। ऑप्शन नंबर 2 है खोजपूर्ण अधिगम। ऑप्शन नंबर 3 है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 है पाड़ या ढांचा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, खोजपूर्ण अधिगम। इसका आंसर है खोजपूर्ण अधिगम। वयस्क बच्चे की यहाँ बात हो रही है, तो वो टीचर के सहयोग से प्रायोगिक कार्यों को अर्थात खोजपूर्ण अधिगम को संपन्न करता है। यदि इसके जगह वयस्क की जगह बाल्यावस्था की यदि बात करें तो उसमें फिर पाड़ या ढांचा आ जाता है, इसके फोल्डिंग। तो उसमें क्या होता है, जैसे साइकिल सीख रहा है बच्चा छोटा सा, तो उसमें सहयोग दिया जा रहा है किसी के द्वारा, घर के सदस्य के द्वारा, फिर बाद में छोड़ दिया जाता है कुछ दूर बाद, तो उसको पाड़ या ढांचा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पर यहाँ वयस्क की बात हो रही है, इसलिए वह अधिगम। मान लो फिजिक्स का सूत्र है या कि केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में गया, तो वो टीचर के सहयोग से अब क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है, खोजपूर्ण अधिगम कर रहा है पढ़ने के बाद। तो यहाँ वयस्क बच्चे की चर्चा हो रही है, इसलिए इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा, खोजपूर्ण अधिगम। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो ये कोहलबर्ग के अनुसार आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कि नूर अपना लंच बॉक्स कहाँ भूल जाता है, विद्यालय में था, कहते हुए तान्या से उसका लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहता है कि कल मैंने साझा किया था आपके साथ, आज आप अपना लंच बॉक्स मेरे साथ साझा करिए। इस परिप्रेक्ष्य में कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का स्पष्टीकरण देना है आपको। तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है आदान प्रदान परंपरागत। ऑप्शन नंबर 2 है कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत। ऑप्शन नंबर 3 है आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत। ऑप्शन नंबर 4 है अच्छा होना परंपरागत। तो इसका आंसर अब आपको बताना है कि कोहलबर्ग के अनुसार, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, मनोवैज्ञानिक का नाम यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है। नैतिक यानी आदर्श आचरण, तो उसका क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है आदान प्रदान परंपरागत।
आदान प्रदान परंपरागत इसका सही आंसर होगा, जो कोहलवर के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सही है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। इसमें जो समाज में लिंग के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली विशेषताएं हैं, उसमें जन सामान्य की अवधारणा कुछ होती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो अब आपको बताना है। ऑप्शन ए है जेंडर रूढ़िवादिताएं, ऑप्शन बी है जेंडर विभेदीकरण, ऑप्शन सी है जेंडर भूमिकाएं, ऑप्शन 4 है जेंडर पहचान। तो अब इसका आपको सही आंसर बताना है। तो गांव के लोग तो तुरंत जान जाएंगे किसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही आंसर जेंडर रूढ़िवादिताएं। रूढ़िवादिता का अर्थ होता है अर्थात पुरानी परंपराएं दादा परदादा के ज़मानों से जो चली आ रही हैं वही हम भी मान रहे हैं, उसको बोलते हैं रूढ़िवादी। तो जेंडर रूढ़िवादिताएं लिंग विभेदीकरण को जाना जाता है उसकी विशेषताओं के रूप में। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधि को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। ठीक ऊपर वाले से जोड़ के ही इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि हाल ही में ऐसी पाठचर्या या कहानियों को शामिल कर लिया गया है पाठचर्या में, विवेकशील ऐसा प्रयास है जिसमें क्या जो घर के काम है माता के हैं, तो मोस्टली इसमें पिता घर के कार्यों में लगा है और माता बाहर के साहसी कार्यों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सुनिए, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर 2 यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, ऑप्शन सी है जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, ऑप्शन डी है या 4th है यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। तो इसका आपको समझ में आ गया होगा। अभी डिटेल जो ऊपर में बताया गया सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें चेंज किया गया है नाम, बस यहाँ पिता और माता को जोड़ दिया गया है, वहाँ सिर्फ लिंग विभेदीकरण पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, अर्थात जो हमारी रूढ़िवादिता है कि महिलाएं क्या करेंगी, घर के अंदर का काम करती हैं जबकि पुरुष साहसी गतिविधियों के लिए बाहर के कार्य करता है। तो इसमें बताया गया है कि पिता घर के कार्य करता है और माता साहसी गतिविधि को करती है। इस प्रकार से जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, अर्थात उनको स्वतंत्रता या समानता दिलाता है। इस प्रकार जेंडर रूढ़िवादिता यहाँ समाप्त होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर एक मनोवैज्ञानिक है, बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया। तो ये भी क्वेश्चन आता है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, यह सही जोड़ी में पूछ देगा आपसे। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या बताना है आपको विशेषता। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी विशेषता होगी तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की। ऑप्शन नंबर 1 है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो इसमें पैटर्न खोजने, तर्क की लंबी श्रृंखला को सॉल्व कर सकता है और संवेदनशील भी रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर 3 है दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। ऑप्शन 4 है संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने के योग्यता। तो अब आपको बताना है कि कोई हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। इसमें तार्किक गणितीय बुद्धि वाला व्यक्ति पूछा, इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप। लेकिन सिद्धांत कौन सा है, बहुबुद्धि सिद्धांत। इस शब्दावली को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1
इसका सही आंसर होगा कि पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता उसके अंदर होगी, यह उसकी विशेषता है। गणित से मिलती जुलती भी विशेषता है, क्योंकि तार्किक गणितीय बुद्धि उसने पूछा है, बाकी किसी में गणित से रिलेशन नहीं बैठ रहा जो अदर ऑप्शन है 3। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता उसकी विशेषता होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। यहाँ जीन पियाजे महोदय का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये देखिए अभी बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर महोदय का, ये सही जोड़ी में आ जाता है कभी कभी, और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क यहाँ पूछ रहा है अवधि में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर 1 है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 है संवेदी चालक अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको बताना है कि पियाजे महोदय के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कौन सा है इनमें से, या किस अवधि में, ये 4 चरण हैं उनके, किस चरण में विकसित होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त का मतलब है व्यक्ति को आप बोल देंगे कि भैया आकाश में दिन में भले तारे दिखाई नहीं देते हैं लेकिन तारों का वो डिटेल बता सकता है, अमूर्त हो गए हैं फिर भी। तो अमूर्त का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु उसके सामने नहीं है फिर भी उसका डिटेल वो बता पा रहा है, या उसके बारे में सोच पा रहा है, या तर्क दे पा रहा है। वहीं यदि मूर्त संक्रियात्मक की बात करें तो उसके सामने जो चीज़ मौजूद है अर्थात मूर्त रूप में देख रहा है फिर उसका डिटेल बता पा रहा है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो है वह होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। खाली स्थान दिया गया है, फिर पूछता है बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं, कौन सी सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को, अर्थात बच्चों के चिंतन में सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझने के वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। तो कौन से वो वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक हैं? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन नंबर बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर सी है जीन पियाजे महोदय और ऑप्शन नंबर 4 है लेव वाइगोत्स्की। तो आपको बताना है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालकों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ का प्रभाव समझना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लेव वाइगोत्स्की महोदय। लेव वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार बच्चों के चिंतन, सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये कहाँ के थे? तो सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सांस्कृतिक एवं जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसको भी याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 की शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो पियाजे महोदय का संज्ञानात्मक विकास है, उस सिद्धांत के अनुसार पूछ रहा है, उसके निहितार्थ। आप यदि टीचर हो, एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक हो, तो अपनी कक्षा में क्या करोगे? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे क्या है, जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर 4 है एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें बताना है आपको कि सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3।
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। केवल शब्द आ गया है, निर्धारित पाठ्यक्रम का निर्भर रहना बिल्कुल नहीं होगा। चहुमुखी विकास करना है, सिर्फ पाठ्यक्रम को नहीं रटाते बैठना है। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित नहीं करना है, उत्साहित करना है। फिर चौथा, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का नहीं प्रयोग करना है, नहीं तो फिर उसके तर्क का कोई मतलब नहीं, फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। जब तक किसी वस्तु को नहीं देखेगा तो उदाहरण नहीं समझ पाएगा वो। इसलिए अमूर्तों से भी जोड़ना उसको आवश्यक है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, अर्थात उसको तर्क लगाना पड़े, बुद्धि बल विवेक सभी लगाना पड़े। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है 3 वह सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन इंटर्नशिप सेमेस्टर नंबर 3 बीएड में ये दिया गया है टॉपिक। एक सब्जेक्ट लगता है 3rd सेमेस्टर में, तो उसमें ये बहुत डिटेल से टॉपिक दिया गया है आपका सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो इसके ऑप्शन हैं, दोनों में क्या पूछ रहा है कि क्या शामिल होना चाहिए सतत एवं समग्र में, दोनों में शामिल क्या होगा? तो ऑप्शन है 1, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 2 है केवल संरचनात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर 3 है केवल संकल्पनात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर 4 है ना तो संरचनात्मक और ना ही संकल्पनात्मक आकलन। तो अब आपको बताना है इसका जो सही आंसर कौन सा होगा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है कि विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए आपको दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना चाहिए। केवल शब्द, जहाँ ये केवल शब्द आप देखेंगे वो हमेशा गलत होता है, इसलिए आप फट से इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। केवल नहीं हो सकता है, किसी भी आंसर में केवल शब्द यदि आपको मिलता है तो वो हमेशा गलत ही होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना पड़ेगा और रणनीतियों का भी प्रयोग करना पड़ेगा आपको। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इसमें बहुत अच्छी बात पूछी है कि ऐसी प्रक्रिया कौन सी है। ये जो 4 प्रक्रियाएं दी गई हैं जिसमें बच्चे आदतों अपनी, कौशल अपने और मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, जो उन्हें समाज के प्रति क्या करते हैं, जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है विभेदीकरण। ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर 3 है समावेशन। ऑप्शन नंबर 4 है मुख्य धारा से जुड़ना। तो आपको सही आंसर इसमें से चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। बच्चे का संपूर्ण समाजीकरण हो जाता है इन चीज़ों से। उसमें आदतें, कौशलें, मूल्यों और प्रेरणा को विकसित करते हुए उन्हें समाज का जिम्मेदार क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, अर्थात उसका संपूर्ण समाजीकरण हो जाता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, समाजीकरण। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो मानव सिर्फ आनुवांशिक एवं पर्यावरण का ही पार्ट है और कुछ भी नहीं, ऐसा CDP का फर्स्ट चैप्टर ही बोलता है। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारंपरिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। ऑप्शन नंबर 3 है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है मानव विकास को न तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। तो अब आपको बताना है कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिक तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन से सही पूछा है, कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्या है, क्रिया है, अंतर क्रिया है के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये इसका
सही आंसर होगा मानव सिर्फ आनुवांशिक एवं पर्यावरण का पार्ट है, अर्थात वह प्रभावित भी होता है और इनको प्रभावित भी करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण नहीं, एकमात्र जोड़ दिया फिर से केवल, और एकमात्र जैसे ही जोड़ देता गलत हो जाता है। आनुवांशिक बस नहीं है, दोनों होंगे। परिवेशी तथा पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। एक व्यक्ति के विकास को, संपूर्ण सार्वभौमिक को, मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता, बिल्कुल गलत है चौथा ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो ऑप्शन में दी गई हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। तो यहाँ प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। यहाँ प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, आप इसको विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। ये 2005 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसकी रूपरेखा के अंतर्गत ये क्वेश्चन है, जो बाल केंद्रित शिक्षा को क्या करता है, प्रेरित करता है, अर्थात विद्यार्थी को केंद्र में रहकर विद्यार्थी के ही गुण यहाँ लागू होंगे। इसीलिए ऑप्शन 2 सही है कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। यहाँ रूढ़िवादी फिर से प्रयोग हो रही है। तो कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार बताया जाता है, कई लोग मतलब कई प्रकार के स्रोत उसको बताते हैं कि देखो भाई, आपके जो सामाजिक वर्ग है, आपका शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन रहा है, आपके समाज, जिस समाज से आप रिलेटेड हो या ताल्लुकात रखते हो, तो उसका जो परिणाम है शैक्षिक क्षेत्र में वह निम्न स्तरीय है। ऐसी रूढ़िवादिता है, तो इस रूढ़िवादिता के परिमाणिक एवं आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। तो ऐसी जो रूढ़िवादिता है कि भाई तुम जिस वर्ग से आते हो उस वर्ग के बच्चे यहाँ निम्न स्तरीय प्रदर्शन कर पाते हैं, ऐसी रूढ़िवादिता है, तो अब उसको दूर करने के लिए शिक्षक द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर। तो आप जान गए होंगे तुरंत कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि जो 2nd है और 4th वो तो बिल्कुल काट दीजिए, वो कभी हो ही नहीं सकते। अब 3rd और 1st जो बचता है उसमें देखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अनदेखा करना ये हमेशा गलत होगा, अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि बच्चा वैसे भी डरा रहेगा। जैसे कुछ स्रोतों से उसको जानकारी मिलेगी कि भाई तुम्हारे वर्ग के लोग निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, तो उसको और डरा दोगे, अनदेखा नहीं करना है उसको। फिर है तीसरा, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों की प्रतियोगिता करने लायक वो अभी है ही नहीं, कहाँ से करा दोगे। चौथा है, आप पढ़ाई छोड़ने के लिए ही डायरेक्ट बोल रहे हो, शिक्षक का यह कर्तव्य बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट जो है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित
कई सब सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल उसको दिखाइए, जो टॉपर रहे हैं, जो कुछ अच्छा किए हैं। अम्बेडकर जी को भी दिखाइए कि ये निम्न वर्ग से होते हुए भी संविधान लिखे हैं। तो इस प्रकार से उसमें उत्साह जागृत हो जाएगा और वह भी टॉप करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ समावेशी कक्षा की बात हो रही है और शिक्षक की समावेशी कक्षा है कोई, उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। केवल शब्द आया है, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ऑप्शन 3 है, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। तो आपको बताना है कि यदि आप शिक्षक हैं और समावेशी कक्षा में हैं, समावेश का मतलब ही होता है सबको साथ में लेकर के चलना। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन गलत होंगे और कौन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। केवल शब्द आया है फर्स्ट, इसलिए ये गलत होगा। दूसरा है, अशक्त अधिगमकर्ता के प्रति दया सहानुभूति नहीं दिखानी है, आपको सिखाना है, दया कृपा पात्र नहीं बरतानी है। बच्चों को अपाहिज बच्चे मंदबुद्धि अलग नहीं करना है। समावेशी का मतलब अलग करना नहीं होता है, समावेशी का मतलब सबको जोड़ देना, सबको साथ में लेकर के चलना, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। कोई विद्यार्थी है, यहाँ कुछ लक्षणों का जिक्र है विद्यार्थी के, तो अपनी कक्षा में 4 लक्षण प्रदर्शित करता है। फिर ऑप्शन दिया है, बताना है आपको इनमें से कौन सा होगा। तो पहला है, पढ़ने के प्रति चिंता व्यक्त करता है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई जाती है उसको, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है उसका, कठिनाई जाती है तो उसका अर्थ ही होता है कि निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है। फिर है, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई, ये किसके सूचक हैं। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। ऑप्शन नंबर 2 है, एक स्वलीन विद्यार्थी के। ऑप्शन नंबर 3 है, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के। ऑप्शन नंबर 4 है, एक अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। अब आपको बताना है इसका सही आंसर। उसको पढ़ने के प्रति चिंता जरूर है, पर शब्दों अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है उसका, और पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में भी उसको कठिनाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के ये लक्षण हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थियों में क्या होता है, सीखने की क्षमता जो है वह बहुत कम या ना के बराबर या फिर अनुपस्थित होती है, इसलिए उनको दिक्कत जाती है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। शब्द ध्यान रखेंगे, प्रभावशाली। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का उदाहरण है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है, साधन साध्य विश्लेषण डैश समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। प्रभावशाली समस्या समाधान की रणनीति पूछ रहा है। सेकंड है, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ऑप्शन नंबर 3 है, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 4 है, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही अध्ययन में सीमित रहना। तो अब आपको बताना है कि प्रभावशाली समस्या है, उसके समाधान की रणनीति का एक उदाहरण आपको खोजना है। इनमें से तो कौन सा हो सकता है। तो इसमें से 2 तो ऐसे ऑप्शन है जो कभी हो ही नहीं सकते।
तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। क्योंकि दूसरा तो कभी हो नहीं सकता, ध्यान नहीं देना, तीसरा भी नहीं हो सकता, ध्यान देना परंपरागत पर ही। तो इस प्रकार से अब इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ये सीमित शब्द निगेटिव कर दिया है, तो इसका जो सही आंसर है साधन साध्य विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब उसका एनालिसिस करना, इंग्लिश में एनालिसिस, हिंदी में विश्लेषण। समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित कर देना। यदि बहुत बड़ी समस्या है कोई, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ दो, इतना तोड़ दो, इतनी टूट जाए वो कि मजबूर हो जाए तुमको जानने के लिए और तुम उसको जानने के लिए। इसीलिए यदि सिलेबस बड़ा हो आपका, उसको इतना तोड़ दो, इतना तोड़ दो कि एक एक लाइन में बट जाए वो, फिर एक एक लाइन याद कर लो। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? बंजर कर दो साले को, इतना तोड़ दो। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन 1 होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। फिर से यहाँ समावेशी कक्षा की बात हो रही है और विशेष योग्यता वर्ग, नॉर्मल नहीं, सामान्य योग्यता वर्ग नहीं, विशेष योग्यता वर्ग अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। प्रत्येक विद्यार्थी का कोई ना कोई कमजोर पक्ष भी होता है, कोई ना कोई मजबूत पक्ष भी, इसलिए वो भी कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्ष और कमजोर का विश्लेषण करके और फिर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। दूसरा है, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। ये भाई कौन सी बात हुई, रटना शब्द बिल्कुल रटाना नहीं है, पॉलिसी के खिलाफ है। फिर तीसरा है, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप, मतलब सबको एक ही छड़ी से हाँकना। फिर है चौथा, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने के पर दबाव डालना। ये ऑप्शन गलत है भाई, नकल क्यों कराएंगे, दबाव ही नहीं डालना है, विद्यार्थी को स्वतंत्रता पूर्वक उसको अपनी मातृभाषा में जवाब देने दीजिए। तो इसका जो अब सही आंसर होगा, आपके समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह भी ऑप्शन गलत है, यह भी ऑप्शन गलत है, यह भी ऑप्शन गलत है। रटने की बात नहीं करना है। फिर है, एक रूप, एक ही छड़ी से नहीं हाँकना है, विविधता लानी है क्लास में। गृह कार्य उत्तर, ये गलत है, अत्यधिक गृह कार्य लिखित गृह कार्य देने से उसकी समस्या सॉल्व नहीं होगी। और नकल करने के लिए दबाव बनाना, ये सब गलत शब्दावलियाँ हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर है वह है केवल फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम और सशक्त पक्षों एवं कमजोरी दोनों का विश्लेषण करना, जैसा कि अभी ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन में था। विश्लेषण यानी तोड़ करके पढ़ना, तो उसके सशक्त पक्ष और कमजोरी को दोनों को अलग अलग कर देना, फिर विशिष्ट अधिगम द्वारा उद्देश्यों को उसको विकसित करना। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बाकी 3 गलत है। ऑप्शन, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। यहाँ सृजनात्मक कार्य में लगे हुए, करके सीखने वाले विद्यार्थियों की चर्चा हो रही है। कोई शिक्षिका है, उसकी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कार्य करने के लिए और उत्साहित किया जा सकता है या कर सकती है वो। तो ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर 2 है, अपसारी चिंतन पर बल देकर। ऑप्शन नंबर 3 है, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर 4 है, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है।
कि सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अनेक परिप्रेक्ष्यों में प्रोत्साहित करके और मूल विचारों को महत्व देकर। अब गलत कैसे हैं, क्यों हैं, वो समझिए। विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने के लिए हतोत्साहित नहीं करना है। इसको प्रोत्साहित यहाँ होता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता, तो फिर कूट में देता कि 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, इनमें से कोई नहीं है ऐसा। तो हतोत्साहित नहीं करना है बच्चों को, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है अपसारी चिंतन पर बल देना, ये भी गलत है। तीसरा है अविचारी चिंतन को हतोत्साहित करके, फिर ये गलत है। तो इस प्रकार से ये हतोत्साहित शब्द निगेटिव शब्द माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन 4 सही है, प्रोत्साहित करना है, अनेक परिप्रेक्ष्यों में विविधता को भी ध्यान रखना है और मूल विचारों को महत्व देना है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? अधिगम की चर्चा हो रही है, सार्थक अधिगम की। इनमें से 4 कारक दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कारक है जो कक्षा के सार्थक अधिगम को सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। ऑप्शन नंबर 1 है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। ऑप्शन 4 है निर्देश के लिए केवल व्याख्या विधि को अपनाना। केवल शब्द आ जाता है, वो ऑप्शन सही नहीं रहता है। तो आपको बताना है कि सार्थक अधिगम का पक्ष कौन सा कारक लेता है कक्षा में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ये सब निगेटिव शब्दावलियाँ हैं, ये ऑप्शन गलत होंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति बच्चा सरोकार रखना, सच्चा सरोकार रखना, ईमानदारी रखना उस कार्य के प्रति, और बच्चों की संपूर्ण कुशलता का भी ध्यान देना है आप। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजनाभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, अर्थात वो सहज महसूस करें। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चे क्या करते हैं? अनेक घटनाओं के बारे में सहजनानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, अर्थात उनको असहज महसूस ना हो उस घटना के बारे में। तो सहजनाभूत, इस पृष्ठभूमि में शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक का क्या कर्तव्य होगा? बच्चे तो कर रहे हैं जो उनसे हो पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि वे विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा ये सब निगेटिव शब्दावलियाँ हैं, तो उत्साहित, अनदेखा, केवल, खारिज करना, तो ये कभी सत्य नहीं होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। खारिज कर देना, अनदेखा कर देना, ये सब हस्तक्षेप करते हैं, ये सब निगेटिव शब्दावलियाँ हैं और निगेटिव शब्दावली बिल्कुल भी सत्य नहीं होती है। तो संवाद के द्वारा अर्थात बात के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, ये शिक्षक का कर्तव्य होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? अभी जो सेकंड क्वेश्चन अपन देखे थे उसमें प्रभावशाली प्रणाली पूछा था, अब इसमें प्रभावशाली प्रणाली नहीं है पूछा है, नहीं है। तो शिक्षण अधिगम के लिए इनमें से कौन सी प्रभावशाली प्रणाली नहीं है?
ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। ऑप्शन नंबर चौथा है संवाद एवं परिचर्चा। तो अब आपको बताना है कि इनमें से शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, इनमें से कौन सी। तो इसका जो सही आंसर है वह समझ में आ गया होगा आपको, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। यह शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, जबकि अनुमान लगाना अंतर्दृष्टि को ही अमूर्त बोल देते हैं, अपने अंतर्दृष्टि से उस बारे में सोचें वो। तो ये बिल्कुल है, प्रोत्साहित कर रहा है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण करना चाहिए। संवाद एवं परिचर्चा, समूह डिस्कशन में उनको बहुत सीख मिलती है, वह भी अनिवार्य है शिक्षण प्रणाली में। जबकि दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, यह प्रणाली प्रभावशाली प्रणाली नहीं है शिक्षण की। यह होमवर्क के रूप में कार्य किया जाता है, अधिगम में नहीं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। यहाँ कक्षा की बात हो रही है और शिक्षक की। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान नहीं देने वाले जो बच्चे हैं, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, ध्यान ही नहीं देते, इधर उधर देखते रहते हैं, तो किस प्रकार का व्यवहार कर सकता है उनके साथ शिक्षक। ऑप्शन 1 है उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। ऑप्शन नंबर 3 है पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। ऑप्शन नंबर 4 है उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कौन सा है, क्योंकि डिस्कस ऊपर बहुत डिटेल में किया गया है, तो लगभग आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, कि बच्चे के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। बच्चे को खड़ा करें, उससे बात करें कि भाई तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा है क्लास में, उसका कारण बताओ। तो बताएगा कि हमें भूख लगी है, नींद आ रही है, कुछ कारण, कुछ कारण बताएगा वो। लेकिन उसे गृह कार्य अत्यधिक लोड दे देना, ये शिक्षक का, अच्छे शिक्षक का कार्य नहीं है। फिर बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल देना गलत है। फिर पूरी कक्षा में उसको बार बार डांट कर, इसमें उसकी आदत बन जाएगी, वो ढीठ प्रवृत्ति का हो जाएगा, फिर उसको आपकी डांट का कोई असर नहीं पड़ेगा। एक रूढ़िवादिता, एक धारणा बना लेगा कि कुछ भी करके जाऊंगा टीचर डांटेगा ही। इसलिए चौथा ऑप्शन सही है कि उससे बात करेंगे और उसकी अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सीडीपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस हैं और ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह है 30। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ संरचनावादी उपागम की बात हो रही है, तो डैश दिया गया है, फिर ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावादी उपागम ऐसा क्या बताता है जो ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है यंत्रवत याद करना। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 है अनुबंधन। ऑप्शन नंबर 4 है दंड। तो अब आपको समझ गए होंगे इसमें भी कि क्या बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। तो संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, अब बताना है आंसर कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अर्थात विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान से आप जोड़ दें वह समझ जाएगा। यंत्रवत याद करना, रटने की बात होती है जहाँ वो गलत होता है। अनुबंधन गलत है और दंड देना बिल्कुल गलत है। इसलिए ये 3 ऑप्शन गलत हैं और दूसरा ऑप्शन सही है। हमेशा पाठ की शुरुआत आपको बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही करना चाहिए। जब आप इंटर्नशिप में जाएंगे, बीएड के 3rd सेम में इंटर्नशिप आपका होगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं, और आपका अवलोकन, पर्यवेक्षण, ये सारी क्रियाएं वहाँ होती हैं। तो इस प्रकार से आज के सीडीपी के
30 क्वेश्चनों का सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि लेक्चर्स आपको पसंद आते होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होते होंगे। तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और लगातार इसमें अभ्यास करें। और जो कंटेंट लेक्चर्स में हैं टॉपिक वाइज, उसको भी आप एक आध बार रिवीजन करते रहिए, तो आपको एसएसटी के पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। उन 60 क्वेश्चनों में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन बदलते भी रहते हैं। लेकिन सीडीपी के क्वेश्चन और लैंग्वेज के क्वेश्चन लगभग सेम आते हैं। उनका सिलेबस लिमिटेड है और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अनलिमिटेड है, कुछ भी पूछ सकता है वो, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है। आप पढ़ते रहिए, खोजते रहिए उसको। लेकिन हालांकि एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछता है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन उसमें कम है। कभी कभार डिटेल की भी बातें पूछ देता है जो उससे रिलेटेड हैं। जैसे उसमें आपका मौर्यकालीन जो शासन है, तो उसमें कुछ के नाम है, कुछ के नहीं है, तो उनसे भी रिलेट करके पूछ सकता है। या जिसके भी हैं उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो कार्य उसमें दिए गए हैं, उसके अलावा भी कुछ कार्य पूछ सकता है, जो मैं लेक्चर्स में बताया हूँ वॉइस के रूप में। आप उसको नोट कर सकते हैं वहाँ से। तो इस प्रकार से आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।